तो हम अपने वीडियो में पढ़ रहे थे राज एवं आय। उसी आय चैप्टर में जो दूसरा चैप्टर था उसमें हम 2 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। तीसरे वीडियो में हमें पढ़ना है राज एवं आय में आज सकल घरेलू उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना। पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मतलब आय क्या होता है, आपका राष्ट्रीय आय क्या होता है और आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय सब क्या होता है, तो पढ़ चुके हैं। फिर लेकिन इसमें हम जो टॉपिक है उसके अनुसार पढ़ना चाहते हैं कि आपका सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ठीक है ना। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले यहाँ पढ़ना है आप लोगों को सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद कह रहा है किसी भी देश में सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस सकल घरेलू उत्पाद मतलब होता है किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उस वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उस वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जैसा कि आप इसमें दिया गया है किसी भी देश में किसी दिए हुए वर्ष के किसी भी देश में किसी दिए हुए वर्ष के वस्तु एवं सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कह रहा है किसी दिए गए वर्ष में किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में कुल वस्तु या सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसकी मात्रा को ही क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। मैं किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में जितना भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन होता है उस सेवा के अंतिम मूल्य, ठीक है, या फिर अंतिम उत्पादन को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कह यहाँ सकल घरेलू उत्पाद में और कुछ लिख रहा है। कह एक देश की सीमा, एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि प्रायः एक वर्ष, ठीक है, में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजारिक मौलिक मूल्य को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कह रहा है किसी भी देश की सीमा के अंदर किसी दिए गए वर्ष में, सामान्यतः एक वर्ष का होता है, ठीक है, उस एक वर्ष में जितनी भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, जितनी भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उस वस्तु और सेवा का जितना अंतिम मूल्य निकलता है, मतलब उस वस्तु और सेवा को बाजार में ले जाने पर जो मूल्य निकलता है उस मूल्य को ही क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो हम समझ लें कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में, किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उस वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही, या फिर उस वस्तु एवं सेवाओं के बाजारिक मूल्य, बाजार में जो मूल्य होता है उस मूल्य को ही क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कह रहा है कुल, अब क्या कर रहा है, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, मतलब ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, ग्रॉस नेशनल क्या होता है प्रोडक्ट। कह रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अभी नेशनल का बात कर रहा है किसी भी देश में, अब किसका बात कर रहा है, किसी भी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौलिक मूल्य को उससे कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। कहने का मतलब सकल घरेलू उत्पाद के जैसा ही सकल घरेलू उत्पाद में कह रहा है वो किसी भी देश में कह रहा है, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भी ये भी क्या कर रहा है, किसी भी देश में एक साल के अंतर्गत, एक साल के अंदर में जितनी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौलिक मूल्य को ही क्या कहा जाता है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, वो अलग है, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है वो अलग है, ठीक है ना। फिर कर रहा है यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जीएनपी एवं सकल घरेलू उत्पाद में अंतर है। क्या कह रहा है, यहाँ आपको बता दे रहा है कि अब जो दोनों का परिभाषा तो सेम है लेकिन यहाँ ये बदला दे रहा है कि आपका यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी दोनों में क्या है, अंतर है, दोनों एक नहीं है, दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। कह रहा है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों द्वारा विदेशियों से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है,
कुल राष्ट्रीय उत्पाद को पता लगाने के लिए आप सकल घरेलू उत्पाद में विदेशियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। उसे क्या कहा जाता है, तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। कहने का मतलब जैसा कि हम कल बताए थे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है कि अपने राष्ट्रीय में क्या कहते हैं, जो हमारे लोग विदेश में जाकर कमाते हैं उसकी आय को जोड़ देते हैं और उसमें से किसी को घटा देते हैं। जो विदेशी हमारे यहाँ आके क्या कहते हैं, काम करते हैं, उसके बदले वो जो पैसा कमाते हैं उसको घटा देते हैं। तो क्या आता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आता है या शुद्ध राष्ट्रीय आय आता है। वही उसी तरह से यहाँ पर क्या है, जो अब हम यहाँ जो पढ़ रहे थे, यहाँ पर पहले चलिए यहाँ पर कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में दोनों में अंतर यही है कि अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, किसी भी देश मतलब किसी भी एक देश की सीमा के अंदर का बात किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद होगा। जब किसी भी एक देश की सीमा के अंदर का बात किया जाएगा, सिर्फ एक देश की सीमा के अंदर का बात किया जाएगा तो सकल घरेलू उत्पाद होगा, हमारे GDP। लेकिन जब किसी एक देश की सीमा के अंदर के साथ साथ जो देश की सीमा के अंदर के व्यक्ति विदेशों से जो माल कमा रहे हैं, जो धन कमा रहे हैं, ठीक है ना, उसको जोड़ देते हैं और उसमें किसको घटा देते हैं, तो जो विदेशी हमारे यहाँ हमारे देश में आकर के काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और उससे जो पैसा कमा रहे हैं उसको जब हम घटा देते हैं तो जो हमको पैसा निकलता है, जो पैसा मतलब कैलकुलेट करके आता है, उसे ही क्या कहा जाता है, तो उसे ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसको क्या कहते हैं, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। समझ गया ना। अब क्या कह रहा है, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। अब यहाँ कह रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कह रहा है कुल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। कह रहा है कुल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पाद में इस खर्च को घटा देने से शेष बचता है, उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। कहने का मतलब है अगर हमको कुल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है तो उस वस्तु के उत्पादन करने में हमें हमारे अपने तरफ से हमारी कुछ पूंजी लगाई जाती है, मतलब हम कुछ पूंजी लगा देते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, उस पूंजी के साथ है उसका प्रॉफिट मतलब कुछ ब्याज मिलता है, मतलब कुल उत्पादन मिलता है। तो कह रहा है कि आपका जो जितना भी आपका उत्पादन हो रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, मतलब कि शुद्ध कि आपका यहाँ पर था मैं जितना भी आपका यहाँ इसमें मतलब ये आपका कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो आपका उत्पादन हो रहा है, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो उत्पादन हो रहा है, उस सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपका उसमें से किसको घटाना है, तो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से किसको घटाने पर आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा, तो जो आप पूंजी अपने तरफ से किसी चीज़ को उत्पादन में लगाए थे, ठीक है ना, जो आप अपने तरफ से पूंजी किसी चीज़ को लगाने में उत्पादन करने में लगाए थे, उस पूंजी को जब घटा दीजिएगा, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। कहने का मतलब एक कंपनी खोला गया है, ठीक है, उस कंपनी में क्या किया गया कि कंपनी खोला गया, उस कंपनी में कि किसी चीज़ में एक साइकिल बनाना है, ठीक है, एक कंपनी खोला गया, उस कंपनी में एक साइकिल बनाना है, तो साइकिल बनाने के लिए जो हमें उसमें वस्तु लगाना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि साइकिल बनाने के लिए हमें 10 रुपये की वस्तु लगाना पड़ा, ठीक है ना, तो 10 रुपये का किए हम वस्तु लगाएं। अब क्या हो गया कि साइकिल बन कर तैयार हो गया, तो वस्तु और साइकिल का दाम कितना हो गया, जब साइकिल बन के तैयार हो गया तो साइकिल का दाम कितना हो गया, 10 रुपये से बढ़ करके 40 रुपया हो गया, ठीक है ना। जब हम साइकिल बनाना चालू किए हैं तो उसमें 10 रुपये की वस्तु लगा दिए, ठीक है ना, और मान लेते हैं कि 5 रुपये का श्रम लगा दिए, 10 रुपये की वस्तु लगा दिए, 5 रुपये का श्रम लगा दिए, कुल हमारा कितना पूंजी लग गया, 15 रुपये लग गया। जब वो साइकिल बन करके तैयार हो गया तो कितना का बन के तैयार हुआ, 40 रुपये का हो गया। तो हमारा जो 40 रुपये का साइकिल बन के तैयार हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो जाएगा, 40 रुपये क्या हो जाएगा, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। जबकि आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो जाएगा, तो 40 रुपया में से जो आप पूंजी लगाए थे कितना, आपका 10 रुपया का आपका साइकिल का पास और 5 रुपया का अपना मेहनत मतलब 15 रुपया, 40 रुपया में से जब 15 रुपया घटा दीजिएगा तो जो आपके पास पैसा बचेगा वो क्या वो क्या हो जाएगा, आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। वो क्या होगा, आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होता है।
कह रहा उत्पादन के बीच, क्या कह रहा उत्पादन के बीच इसी का विवरण किया जाता है। ठीक है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में इसे कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट तथा मरम्मत पर भी व्यय करना तथा कर एवं बीमा व्यय घटा एवं बचत, इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से कच्चे माल की कीमत, कच्चे माल का जो कीमत था उसको पूंजी की कच्चे माल की कीमत की पूंजी की घटाव एवं मरम्मत में किए गए व्यय, मतलब जो आपका मरम्मत में जो मेहनत लगाया गया, आपने जो मरम्मत में किया गया व्यय खर्च हो गया उसको घटाएंगे। ठीक है ना, तो जो आपका पैसा बचेगा वो क्या हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। कहने का मतलब राष्ट्रीय उत्पाद में से जब हम कच्चे माल, अब बताइए साइकिल हम बना रहे थे तो उसमें कच्चे माल क्या था, उसका पार्ट था, अलग अलग भाग था साइकिल का, ठीक है, वही कच्चा माल था ना, तो उसका कीमत, उसका पूंजी प्लस फिर क्या कर रहा है, इसको मरम्मत एवं व्यवस्था करने में जो कर लगाया गया, जो पैसा लगाया गया, मतलब मरम्मत करने के लिए कुछ लेबर को पैसा दीजिएगा ना, साइकिल को तैयार करने के लिए, तो उस लेबर को दिया गया पैसा, तो कितना हुआ, 10 रुपये का पार्ट था, 5 रुपये का हम लेबर को 5 रुपये लेबर को पैसा दिए थे, 15 रुपया हो गया। ठीक है ना, अब क्या किया, आपका ग्रॉस राष्ट्रीय कुल राष्ट्रीय उत्पाद कितना था, अब जब पूरा साइकिल बनकर तैयार होगा 40 रुपये का होगा, तो कह रहा है कि 40 रुपया में से जो हम लेबर को पैसा दे देंगे, आज जो हमारे साइकिल का अलग अलग पार्ट था दोनों को घटा देंगे। ठीक है ना, 40 रुपया में से 15 रुपये घटा देंगे, जो पैसा बचेगा वही क्या हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से उस उत्पादन करने में जो खर्च होता है उस खर्च को हम घटा देंगे तो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बन जाएगा। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से उस उत्पादन करने में जो खर्च किया जाता है उस खर्च को घटा देंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। कह रहा कि भारत का राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक प्रवेश, कह रहा कि भारत में राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक प्रवेश। अब भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में जानना है, क्या इस आय का गणना कौन किए थे, कब किए थे, ठीक है ना, कितना किए थे, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारे भारत में सबसे पहले आय की गणना हमारे यहाँ के व्यक्ति दादा भाई नौरोजी किए थे। ठीक है, हमारे यहाँ के व्यक्ति कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे, जिन्हों वयोवृद्ध पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ के एक अर्थशास्त्री थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध पुरुष के भी नाम से जाना जाता है, उन्हीं ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। और जो भारत की राष्ट्रीय आय कितना बताए थे, 20 रुपये बताए थे 1868 में। कब बताए थे, 1868 में। ठीक है ना, हम देखते हैं क्या था हमारा इतिहास। ठीक है ना, तो कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुपात अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए थे। कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, मतलब 1947 से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया था। कोई मतलब ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया गया, उतना कोई लोग मतलब उसके चक्कर में नहीं रहते थे कि राष्ट्रीय आय का गणना भी करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है ना, मतलब वही प्रयत्न नहीं करते थे। भारत में सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी कौन किए थे, भारत में सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। क्या किए, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, कौन सा पुस्तक था दादा भाई नौरोजी का, दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताया। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की। ठीक है ना, वो गणना उन्होंने अपने एक पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया। ठीक है ना, वो जो बुक था उनका पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने वर्णन किया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है वो कितना है, 20 रुपये है। ठीक है ना, तो उसी पुस्तक से जानकारी मिली कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय कितना है, 20 रुपया। कब, 1868 की बात है। इसके बाद अनेक विद्वानों ने प्रति व्यक्ति आय से भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। कह रहा है कि इसके बाद अनेक विद्वानों ने प्रति व्यक्तिगत रूप में भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का क्या किए, अनुमान लगाया। बहुत सारे विद्वानों ने क्या किए, पहले दादा भाई नौरोजी स्टार्ट किए, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे विद्वान भी क्या किए, उसका अनुमान लगाना चालू किए। और फिर भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय का क्या किए, अनुमान लगाया। ठीक है ना,
कह रहा है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, उनके बाद कौन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर V.K.R.V. राव, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर V.K.R.V. राव के द्वारा 1925 से 19 के बीच भारत की राष्ट्रीय आय की आंकड़ा का सर्वाधिक प्रचलित है। कह रहा है कि डॉक्टर V.K.R.V. राव द्वारा 1925 से 19 के बीच भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था। मतलब कि 1868 के बाद डॉक्टर V.K. राव के द्वारा एक राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में कुछ आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि स्वतंत्रता, फिर क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर P.C. महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। कह रहा है कि जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 के बाद, तो बस 2 साल बाद 1949, कब? अगस्त 1949 में प्रोफेसर P.C. महालनोबिस, कौन? तो प्रोफेसर P.C. महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। पूछेगा कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगस्त 1949 में किनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? प्रोफेसर P.C. महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। जिसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। जिसका उद्देश्य क्या था? भारत में राष्ट्रीय जो राष्ट्र का जो आय है उसके बारे में अनुमान लगाना था, ठीक है। इस समिति ने अप्रैल 1951 में, बस 2 साल बाद, ठीक है, अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। कौन? महालनोबिस समिति, P.C. महालनोबिस के नेतृत्व में, प्रोफेसर P.C. महालनोबिस के नेतृत्व में जो एक समिति बनाया गया था राष्ट्रीय आय समिति, उस समिति ने अप्रैल 1951 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसमें सन 1948-49 के लिए देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन 8,650 करोड़ रुपए बताए। क्या बताया उन्होंने? 1948 उन्होंने एक रिपोर्ट किसका तैयार किया? तो 1948-49 का तैयार किया, ठीक है। और उन्होंने अपने रिपोर्ट में 1948-49 में देश का कुल राष्ट्रीय आय कितना बताए थे? 8,650 करोड़ रुपए बताई थी। और प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे वो? ये तो आपको कुल देश का कुल आय हो गया 8,650 करोड़ रुपए, जबकि आपका प्रति व्यक्ति आय उन्होंने कितना बताया थे? तो 246.9 रुपये बताए थे। कितना बताया था प्रति व्यक्ति आय? प्रति व्यक्ति आय मतलब होता है कि एक व्यक्ति का आय सालाना कितना था। एक व्यक्ति का आय भारत में 1948-49 में सालाना कितना था? एक व्यक्ति जो साल में कितना पैसा कमाते थे एक साल 1948-49 में? तो 246.9 रुपये कमाते थे, ठीक है। सन एवरेज बता रहे हैं, सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। फिर कह रहा है कि भारत में आय की गणना के लिए, मतलब वही आय की पता लगाने के लिए एक नई सांख्यिकी संगठन में आय गणना करने वाली एक नई संस्था का गठन किया गया, ठीक है। उस नई संस्था का क्या नाम था? तो उस नई संस्था का नाम था वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उस नई संस्था का क्या नाम था आपका? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो आज वर्तमान तक क्या है? आज वर्तमान समय भी भारत की आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही की जाती है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का प्रकाशन करती है। यह संस्था नियमित रूप से क्या है कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का क्या कहते हैं? प्रकाशन करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन एवं अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थशास्त्र के जो तीनों क्षेत्र हैं, ठीक है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का जब गणना किया जाता है तो अर्थशास्त्र में जो 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्र से जो आय निकलते हैं, जो पूंजी जो उत्पादन होता है, उस सारे उत्पादन को जोड़कर उसकी पूंजी निकाला जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? आय का गणना किया जाता है। वही कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के सृजन में तीनों क्षेत्रों की का योगदान को क्या किया गया? मिलाया गया था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे? इसके बाद अब देखिए 3 गो क्षेत्र कौन कौन होता है? 3 गो क्षेत्र पहले बता चुके हैं कि 3 गो क्षेत्र कौन कौन होता है। एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक आपका द्वितीय क्षेत्र होता है, एक क्या होता है? तृतीय क्षेत्र होता है। तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में किसको जानना? प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है ना, खनन हो गया। प्राथमिक क्षेत्र में कौन हो जाएगा? कृषि, मत्स्य पालन और खनन। मतलब वो सारी वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, मैं कि वो सारी वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है वो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं कहलाती है।
ठीक है। जैसे अब कृषि हो गया वो भी प्रकृति द्वारा, खनन मतलब कि कोयला खनन हो गया तो कोयला प्रकृति द्वारा ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मत्स्य का पालन किया जाता है वही प्रकृति द्वारा ही, तो वो सब क्या हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं हो गया। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, जो भी प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को उद्योगों में ले जा करके नई वस्तुएं तैयार किया जाता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को नई अलग अलग विधियों द्वारा नई वस्तुएं परिवर्तन करना ही द्वितीय क्षेत्र का काम है। द्वितीय क्षेत्र का क्या काम है, प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को नई नई वस्तुओं में बदलना द्वितीय क्षेत्र का काम है। तो द्वितीय क्षेत्र में कौन आ जाएगा, आपका उद्योग आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपका चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब कंपनियाँ में जाता है, कंपनी में जाकर ये अलग अलग प्रकार के खाना बनाता है, ठीक है, जो आपको फास्ट फूड होता है। जैसे आपका लोहा हो गया, ठीक है, विभिन्न प्रकार के धातुएँ हो गया, उस धातु को मान लोहा हो गया, लोहा को कंपनी में ले जाएंगे तो देखिए लोहा पहले निकालेंगे तो कहाँ से आएगा, वो प्राथमिक क्षेत्र से आएगा, ठीक है ना। जब लोहा को हम कंपनी में ले जाएंगे तो कंपनी क्या करेगा, उससे विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाएगा, विभिन्न प्रकार का औजार बनाएगा, तो कंपनी क्या कहलाएगा, आपका द्वितीय क्षेत्र कहेगा। कंपनी क्या कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र कहेगा। अब तृतीय क्षेत्र में कौन आ जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, खनन हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में आपका विभिन्न प्रकार के उद्योगे हो जाएगा, मतलब उद्योग में कंपनियाँ हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, तो आपका तृतीय क्षेत्र में आपका हो जाएगा सेवा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल सेवा हो गया, शिक्षण संस्थान हो गया, ठीक है, मोबाइल सेवा हो गया, ठीक है, और भी बहुत जाएगा, पुलिस सेवा हो जाएगा, रेलवे सेवा हो जाएगा, और प्लेन सेवा हो जाएगी। सब प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो सेवाएँ हैं किसमें आता है, आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। जितना भी आपका सेवाएँ हैं, जैसे मोबाइल सेवा है ना, रेलवे सेवा हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा स्कूल सेवा हो जाएगा, फिर आपका डांस सेवा हो जाएगा, और भी बहुत प्रकार की जो सेवाएँ हैं ये सब क्या होता है, आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। जितना बार सेवाएँ किसमें आता है, आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। तो वही कह रहा था कि आपका जब आंकड़ा निकाला जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, तो तीनों क्षेत्रों से देश को जो कमाई होती है, तीनों क्षेत्रों को मिलाकर देश के पास जितना पैसा आता है, सब पैसा को एक जगह किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है कि कितना पैसा देश के खजाने में आया, और उससे ही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बताता है, ठीक है, कि हमारे देश की आय कितनी है। फिर कहा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो इसको पहले बता चुके हैं कि किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, क्या कह रहा है, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होता है, देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र की जितना आय होगी वो मैं कह रहा है प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, तो किसी भी देश की राष्ट्र किसी भी देश की जो जितनी आय होगी, मतलब वो कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय मिला। कहने का मतलब कि देश के कुल पैसा में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर तब जो पैसा मिलता है उसमें क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। तो उसको क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय बट्टे देश, राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। यहाँ प्रति व्यक्ति आय में क्या लिख रहा है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसमें प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। क्या कहा है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या, देश की जितनी आय है उस आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो जो पैसा आएगा, जो भागफल आएगा उसमें क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय करेंगे। माना कि अगर लेते हैं किसी घर की, मान लेते हैं कमाई 20,000 रुपये है, ठीक है, और उस घर में 5 परिवार हैं, एक घर की कमाई 20,000 रुपये है, और उस घर की एक घर की कुल कमाई कितना 20,000 रुपये है, और उस घर में 5 परिवार हैं, तो पाँचों परिवार में प्रत्येक परिवार की प्रति व्यक्ति आय कितना होगी, तो 20,000 में 5 से जब भागा देंगे तब हमें निकलेगा कि एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति पे कितना पैसा पड़ेगा, ठीक है। जब 20,000 मतलब घर का कुल कमाई है, उस कुल कमाई में घर में 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्तियों से भागा दिया जाएगा। 20,000 में कुल संपत्ति में 5 से जब भागा देंगे तो जो आय मिलेगा वो आय क्या हो जाएगा, घर के किसी एक व्यक्ति का आय होगा, घर के किसी एक व्यक्ति का आय होगा। कह रहा है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति है, कह रहा भारत जैसे बड़े देशों में जहाँ की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, उसके साथ यहाँ की जो जनसंख्या है वो और बड़ा है, ठीक है, जिसमें दूसरा जनसंख्या वाला देश आता है, ठीक है, तो यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, ठीक है ना। अब देखिए जनसंख्या अधिक होगा तो प्रति व्यक्ति, मान लेते हैं कि एक घर है जिसमें 5 परिवार है और उसका कमाई 20,000 रुपया है, एक दूसरा घर है जिसका कमाई 20,000 रुपया है, लेकिन उसका परिवार का उसमें कितना परिवार 10 परिवार है, तो जिसमें 5 परिवार होगा और उसका कमाई 20,000 रुपया है, उसमें एक परिवार को अधिक पैसा मिलता है, एक परिवार को एक आदमी को अधिक पैसा पड़ेगा।
कहने का मतलब जिसमें 20,000 दोनों घर में कमाई है, ठीक है ना। एक घर में 5 परिवार है, एक घर में 10 परिवार है, तो जिस घर में 5 परिवार होंगे उस 5 परिवार वाले घर में एक एक व्यक्ति पे अधिक पैसा मिलेगा। क्या कि अगर 5 से भागा देंगे तो एक व्यक्ति को क्या ना 5 गुना 10 में क्या 2,000 6,000 रुपया पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एक दूसरा घर है जहाँ की भी कमाई 20,000 रुपया है और वहाँ पर लेकिन परिवार कितना है तो 10 सदस्य है, तो वहाँ 10 सदस्यों में एक एक सदस्य पे कितना पैसा पड़ेगा, 2,000 पड़ेगा। तो 5 परिवार वाला में 4,000 पड़ रहा है और 10 सदस्य वाला में मतलब जिसमें 10 परिवार उसमें 4,000 हाँ, अगर 5 परिवार वाला में 4,000 पड़ रहा है और जो 10 सदस्य है उसमें कितना हो रहा है, 2,000 पड़ रहा है। देखिए जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, अगर प्रति व्यक्ति आय घट जा रहा है। तो वही कह रहा है कि भारत की जो जनसंख्या है बहुत अधिक है, अधिक होने का कारण क्या हो रहा है, यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, कम जा रही है। तो शिक्षा का स्तर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर अधिक से अधिक लोग क्या है, अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है। एवं भाषा एवं जीवन शैली और संस्कृति बहुलता है। यहाँ पर क्या है, भाषा एवं जीवन शैली एवं संस्कृति, यहाँ के लोग संस्कृति पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। यहाँ की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, यहाँ भारत में विविधताओं का देश है, यहाँ पर अलग अलग राज्य की अलग अलग क्या है, अपना अपना संस्कृति है, अपना अपना त्यौहार है, ठीक है, अपना अपना खान पान है, अपना अपना बोली भाषा है, ठीक है ना। यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का पहनावा और हवा, यहाँ का खान पान, ये सब क्या है, अलग अलग है। यहाँ तक कि यहाँ की अलग अलग क्षेत्र की संस्कृति भी क्या है, अलग है। इतनी संस्कृति होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि बहुत क्या होता है, यहाँ पर दिक्कत होता है। इस कारण यहाँ पर क्या शिक्षा है, ठीक है। इस बात पर अर्थशास्त्र निरंतर बढ़ता जा रहा है कि विभिन्न आर्थिक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अपनी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करें कि सारी समस्याओं को देखते हुए हमें ये मतलब ये सोचने की आवश्यकता है कि हमें क्या मतलब ये कह रहा है कि विभिन्न आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतलब विभिन्न सामाजिक आर्थिक उद्देश्य में समाज के जो भी उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए हम अपनी प्रति व्यक्ति आय को क्या है, हमें अपनी प्रति व्यक्ति आय को क्या है तो मतलब वृद्धि करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अगर हम अपनी प्रति व्यक्ति आय को वृद्धि करें तब भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिक पैसा आएगा। अगर देश के पास प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिक पैसा आएगा तो क्या हो जाएगा, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, और जब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे देश का विकास होगा। ऐसा करके ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, ऐसा करके हम अपने जीवन को क्या कहते हैं, खुशहाल बना सकते हैं तथा जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा प्रति व्यक्ति आय ऊंचा होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन स्तर क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, यदि पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण एवं अर्थव्यवस्था की कायापलट के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। हमारे यहाँ क्या किया गया है, पंचवर्षीय योजना जैसे कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था की कायापलट में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, अर्थव्यवस्था में विकास लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, ठीक है ना। इसकी जो पंचवर्षीय योजना जो है 1950 में चलाया जा रहा है। यह जनसंख्या में भारी वृद्धि एवं अन्य व्यवसायों में उसकी गति के विकास न होने, क्या कह रहा है कि अन्य गति के विकास न होने के कारण विगत वर्षों में भूमि पर जनसंख्या का भार नियंत्रण बढ़ गया है, ठीक है। कह रहा है कि हमारे यहाँ की जो भूमि है इस पर क्या दिन पर दिन जनसंख्या के जो भार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर आप यहाँ पर जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर क्या हो, जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन क्या पूंजी मतलब यहाँ पैसा नहीं बढ़ रहा है, यहाँ कमाई नहीं बढ़ रहा है, यहाँ बेरोजगारी है, ठीक है ना। बेरोजगारी रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पैसा नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि गरीबी बढ़ते जाएगा। अब पैसा नहीं रहेगा, बेरोजगारी रहेगा तो गरीबी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ेगा, क्योंकि और जनसंख्या बढ़ेगा तो रोजगार सभी को नहीं मिलेगा, और सभी को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लोग गरीब होंगे, गरीब होंगे तो क्या होगा, देश की राष्ट्रीय आय क्या होगा, कम होगी, ठीक है ना। कर आज के आधुनिक युग में कृषि क्षेत्र में हुए सुधार एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में हो रहे गुणवत्ता विकास के पश्चात लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। कह रहा है कि आज विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में हो रहे गुणवत्तापूर्वक विकास, आज जो यहाँ पर कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में जो हो रहे गुणवत्ता विकास, तो यहाँ जो विकास हो रहा है उससे लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब कि जो विज्ञान हो रहा है, पहले क्या होता था कि रोजगार के लिए लोग क्षेत्र में काम करते थे, ठीक है ना, लोग हल बैल करते थे। अब क्या है कि ट्रैक्टर से हल बैल ट्रैक्टर से खेत को जोत दिया जा रहा है, ठीक है ना। या फिर जो मानते हैं पहले जो काम मजदूर किया करते थे आज वो मशीनें कर दे रहा है,
मान लेते हैं कि एक मशीन जो होता है अकेले कम से कम 50 मजदूर के बराबर अकेले काम कर देता है, तो 50 मजदूरों का तो काम छीन लिया मशीनों ने। तो कह रहा है कि आज विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, उसमें मजदूरों की जो कार्य है, उसकी मजदूरों को जो रोजगार मिलता था वो रोजगार क्या हो जा रहा है, छीन जा रहा है। मतलब मशीनें जो क्या कर, जो काम 50 मजदूर मिलकर करते थे वो काम जो है एक मशीन क्या कर रहा है, अकेले पूरा कर रहा है। तो 50 मजदूर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो वही कह रहा है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में हो रहे गुणवत्तापूर्ण विकास के पश्चात रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है, जिस कारण स्वतः यह बेरोजगारी प्रति व्यक्ति आय के से कम मतलब प्रति व्यक्ति आय से क्या कम करने गरीबी बढ़ता जा रहा है। मतलब कह रहा है कि अगर प्रति व्यक्ति आय यहाँ कम होते जा रहा है, गरीबी बढ़ता जा रहा है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो क्या गरीब होते जाएंगे, और गरीब होते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, अगर राज्य भी गरीब हो जाएगा और देश भी गरीब हो जाएगा। ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में इस अतिरिक्त श्रम शक्ति के बोझ को कम करके और उसे गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करके उद्योग, बेरोजगार एवं उन्मूलन एवं राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कह रहा है कि ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में इस अतिरिक्त श्रम शक्ति के बोझ को कम करके, ठीक है, और उसे गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कर, अगर हमें इन लोगों का अगर बेरोजगारी से बाहर निकालना है, अपने देश का विकास करना है, तो जो भी लोग जो यहाँ पर कृषि में लगे हुए हैं या फिर कृषि पर निर्भर है, उनको कृषि से निकाल करके औद्योगिक क्षेत्र में भेजना होगा, ताकि उनको विभिन्न प्रकार के रोजगार मिले और क्या हो गया अपने मतलब प्रति व्यक्ति आय को क्या बढ़ाएं। मतलब अपने रोजगार मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, देश की आय बढ़ेगा, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, हमारा देश का विकास होगा। आज हम यहाँ तक रहने देते हैं, अब अगले क्लास में